तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं परफेक्शन 2.0 को स्टार्ट करने के लिए। तो आज की जो क्लास है बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास क्या है, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने मन में रखनी है, जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी परफेक्शन में आगे बढ़ने में और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने में। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का भी मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, तो बी प्रिपेयर्ड। चलिए स्टार्ट करें। नहीं, 1.0 देखना जरूरी नहीं है, आपने अभी ज्वाइन किया, 2.0 को डायरेक्टली देखिए। तो जो मोस्ट रिसेंट कोर्स है उसी को देखो जैसे ही आप ज्वाइन करते हो। चलो स्टार्ट करें। ओके, तो कुछ चीजें, सबसे पहले तो परफेक्शन 2.0 जो है ये एक कंप्लीट नाम है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश के कोर्स का ये कंप्लीट नाम है। इसके अंदर आपको बेसिकली 4 बैचेस दिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से 4 बैचेस आपको इसके अंदर दिखेंगे। पहला जो आपको बैच दिखेगा दैट इज परफेक्शन प्रैक्टिस बैच, जहां पे हम हर पैटर्न के क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे हमें करना है। दूसरा आपको दिखेगा ग्रामर ग्रंथ, जहां पे हम ग्रामर पढ़ेंगे, कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। तीसरा आपको दिखेगा परफेक्शन मॉक टेस्ट, जहां पे हम हर फ्राइडे क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे और अपने लेवल को जज करेंगे कि अभी हमारा लेवल क्या है। एक आपको वोकैब प्रोडिजी का बैच दिखेगा, जहां पे हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक छोटा सा बदलाव जो हमने किया है वो क्या किया है कि परफेक्शन 2.0 को हमने एक कंप्लीट बैच बना दिया है, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी अलग अलग बैच को ढूंढने में। अब आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली परफेक्शन 2.0 को देखोगे, आपको इसके अंदर चारों के चारों बैचेस दिखेंगे। अब मैम 4 बैचेस कैसे करेंगे, तो हमें बेसिकली एक चीज मेक श्योर करनी है कि हम दिन का 1 घंटा 1 आवर एवरी डे परफेक्शन 2.0 को दें। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी भी, इस चीज को मन में रख लेना, मन में बिठा लेना, बहुत बहुत स्ट्रांग बना के। अगर 3 महीने तक भी आपने परफेक्शन को 1 घंटा रोज का दे दिया, आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बट मुझे कम से कम 3 महीने आप सभी से चाहिए। परफेक्शन प्रैक्टिस की आपकी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे मिलेंगी आपको 9 बजे। ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस आपको सैटरडे मिलेंगी 9 बजे। मॉक टेस्ट की क्लासेस आपको फ्राइडे मिलेगी 9 बजे। वोकैब प्रोडिजी की क्लासेस आपको वीक में 2 बार मिलेंगी 1:30 बजे। पहले मैं स्केड्यूल और सारी टाइमिंग्स बता देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एवरी वेडनेसडे आपको परफेक्शन की क्लास यूट्यूब पे मिलेगी निमिषा बंसल चैनल पे। तो बेसिकली स्केड्यूल जो रहेगा वो कैसे रहेगा, मंडे टू सैटरडे रहेगा 9 AM, लेकिन क्योंकि सारी चीजें हो इसलिए डिवाइडेड है स्केड्यूल। दैट इज मंडे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे परफेक्शन प्रैक्टिस बैच, वेडनेसडे यूट्यूब पे, फ्राइडे परफेक्शन मॉक टेस्ट जहां पे हम मॉक्स करेंगे और सैटरडे हम ग्रामर करेंगे, जिससे कि हम सारी की सारी चीजें कवर करें। स्केड्यूल में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगी जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे जब हम कल से स्टार्ट करें क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस को, थ्योरी को, बेसिक लेवल से कोई क्वेश्चन ना रहे, इसलिए आज मैंने ये क्लास रखी है। दूसरी चीज, वोकैब प्रोडिजी की क्लास आपकी वीक में 2 दिन होगी। आपको पहले ही बता देगा कि इन 2 दिन आपकी वोकैब प्रोडिजी बैच में क्लास होगी, उन 2 दिन आपको अटेंड करनी होगी। सारी चीजें कवर हो गई, वोकैब भी कवर हो गई, मॉक टेस्ट भी कवर हो गई, ग्रामर भी कवर हो गई, सारे क्वेश्चंस वाली प्रैक्टिस वाली चीज भी हो गई। परफेक्शन से आप क्या टारगेट रख सकते हो, या मेरा क्या टारगेट है इस परफेक्शन 2.0 को लॉन्च करने का। मेरा टारगेट है कि आप कोई भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दो, आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए, मतलब फुल मार्क्स आए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स इजी होता है तो 1 नंबर कहीं पे भी ना जाए। मेंस में टारगेट है 38+ आउट ऑफ 40, और अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है तो 25 की होती है, 50 मार्क्स की होती है, तो 22+ है 47+। तो ये टारगेट हम लेके चल रहे हैं और ये टारगेट हम अचीव करेंगे 3 महीनों में, क्योंकि जब तक टाइमलाइन ना दो किसी चीज को कोई फायदा नहीं होता। 3 मंथ्स में हमें ये टारगेट अचीव करने कि आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, कोई भी एग्जामिनेशन दो, आपका इतना इतना स्कोर तो आना ही आना चाहिए। चलो अगली चीज, अब पहले मैं चाहती हूं कि आज कुछ चीजें आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करें। पहली चीज जो मैं सबसे चाहती हूँ दैट इज इंग्लिश। सभी को नोट डाउन भी करना है और सभी को इस बात पे विश्वास भी करना है, क्योंकि विश्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने में। अगर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, बिलीफ होगा तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो 2 बातें जो आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। पहली चीज तो इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत बहुत इजी आसान भाषा है।
दूसरी बात, मैं बहुत अच्छा हूं इंग्लिश में, आई एम वेरी गुड एट इट, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं। और तीसरी चीज, आप जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, आप एसएससी सीजीएल टारगेट कर रहे हो, आप कैट टारगेट कर रहे हो, आप आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हो, आप क्लर्क टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, वो दुनिया का सबसे इजीएस्ट पेपर है, इज वर्ल्ड्स इजीएस्ट एग्जाम। तो ये चीज मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग, सभी के सभी लोग इस बात को लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में सबसे पहले पेज पे, और इस बात पे विश्वास भी करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के बेनिफिट्स को हार्नेस करेंगे। हार्नेस का मीनिंग क्या होता है? यूज करेंगे। सभी लोगों ने लिख लिया? कितने लोगों को विश्वास है इन तीनों बातों पे? विश्वास बहुत जरूरी है इस बैच को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इस बैच को करते समय बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं आपको बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस करवाऊंगी, बहुत हाई लेवल तक लेके जाऊंगी, तो बहुत मुश्किलें आएंगी। अगर मन में विश्वास नहीं होगा तो आप बहुत आसानी से गिव अप कर दोगे, जो मैं नहीं चाहती इस बैच का एक भी बच्चा किसी भी पॉइंट पर गिव अप करे। इसके बाद आते हैं, मुझे आपके एंड से क्या क्या चीजें चाहिए। अब मैं आपको इतना कुछ दूंगी तो मुझे भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए आपसे। अब मुझे आपसे क्या क्या चाहिए? मुझे सबसे पहली चीज जो आपसे चाहिए वो है परसिवियरेंस, या फिर कह सकते हैं परसिस्टेंस। मतलब मुझे सबसे पहली चीज आपसे चाहिए कि आपकी जिंदगी में अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपने परफेक्शन अटेंड ना किया। ऐसा एक भी दिन आपकी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप परफेक्शन को अटेंड ना करो। संडे को क्लास नहीं होती है तो आप 1 की कोई क्लास रिवाइज करोगे, लेकिन एक सिंगल डे आपकी जिंदगी का ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन परफेक्शन ना हो आपकी जिंदगी में। लगातार करना है, उस दिन तक करना है जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। मेरी तरफ से कभी क्लास नहीं हो पाएगी किसी प्रॉब्लम की वजह से, मेरी जिम्मेदारी होगी आप सबको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करने की। अगर आपकी एंड से किसी दिन आपकी क्लास मिस होती है तो आप सभी की जिम्मेदारी होगी मुझे मेल पे इन्फॉर्म करने की, मैम इस कारण की वजह से मैं आज की क्लास नहीं ले पाया। किसी दिन आप लाइव नहीं करोगे तो रिकॉर्डेड करोगे, रिकॉर्डेड नहीं कर पाओगे तो आप मुझे बताओगे कि ये कारण था। तो क्या पहली चीज आप लोग मुझे दोगे? क्या ये वादा है सबका? दूसरी चीज जो मुझे आप सबसे चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सब्र। 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं आ जाएगा। 5 दिन में, 7 दिन में ऐसा नहीं होगा लेवल 0 से लेवल 10 पे पहुंच जाओगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज भाषा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, और इसको इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो चाहिए प्लानिंग। मैं चाहती हूं इस बैच का हर बच्चा, हर स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करेगा? रोज सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाएगा कि आज मुझे पूरे दिन भर में क्या क्या करना है। वो आप एक टू डू लिस्ट बनाओगे पूरी की पूरी, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। या टाइम ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट लिख लो क्या क्या करना है। और रात को सोने से पहले आप अपनी टू डू लिस्ट पर टिक टिक लगाओगे। टू डू लिस्ट को 100% कंप्लीट नहीं हो रही, बट मेक श्योर करोगे कम से कम 80% तो कंप्लीट हो। तीसरी चीज मुझे आपसे ये चाहिए। चौथी चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है प्रैक्टिस। बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी है। थ्योरी को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ग्रामर की थ्योरी बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पैराजंबल की थ्योरी बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की थ्योरी बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना फायदा प्रैक्टिस देनी चाहिए। क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन देखोगे, मैं समझाऊंगी, अपने आप थ्योरी उसमें आ जाएगी, और फिर उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो थ्योरी सिर्फ एक बार पढ़नी है या 2 बार पढ़नी है किसी चीज की, उसके बाद पूरा का पूरा किस पे फोकस करना है? उसके बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। 2.0 में लगातार क्लासेस चलेंगी। लग रहा है नहीं और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी टाइम निकाल सकते हैं। 1.0 पूरा का पूरा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रैक्टिस पे ही फोकस करेंगे। और एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, परफेक्शन की बुक भी ले सकते हैं, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मेजर फोकस किस चीज पे होगा? मेजर फोकस
प्रैक्टिस पे होगा। इस यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ही आपको इतना सब कुछ मिलेगा कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो 2.0 पूरा, 1.0 पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा फोकस करना है। आखिरी चीज, एंड दैट इज व्हाट, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों कहती हूँ, बहुत बार बच्चों के साथ होता है, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जी जान लगा देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। और उसका सिर्फ एक कारण होता है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। वो बार बार अपने आप से कहते रहते हैं कि तेरे बस का नहीं है, या मैं तो कमजोर हूं, मैं तो हिंदी मीडियम का हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब क्या होगा, लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हजारों का सिलेक्शन होता है, मैं तो लायक ही नहीं हूं उन हजारों में आने के। इस तरह की जो लगातार बातें करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। बातों में हमेशा क्या होना चाहिए, बातों में हमेशा एक पॉजिटिव टोन होनी चाहिए बातों की। मेरा ही होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मैं डिजर्विंग हूं, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, मैं क्वांट्स में बहुत अच्छा हूं, कोई बात नहीं, इस बार थोड़े कम नंबर आए तो क्या हो गया, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो सीख जाऊंगा। लोग तो एरोप्लेन उड़ाना तक सीख जाते हैं, मैं क्या पैराजंबल नहीं सीख सकता। लोग तो मार्क्स तक पहुंच जाते हैं, मैं क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना नहीं सीख सकता, बहुत आसान है। इस तरीके से अपने आप से बातें करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्या ये पांचों चीजें आप लोग मुझे दे दोगे? अगर ये 5 चीजें आप लोग मुझे दे सकते हो तभी आपको ये परफेक्शन फायदा करेगा। अदरवाइज उन बच्चों के लिए परफेक्शन का कोई सेंस नहीं है जो 2 दिन क्लास में आएंगे, 20 दिन गायब हो जाए। यस, चलो अगली बात है। अब सारे के सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको आंसर दूंगी जो जो आपके मन में आते हैं। पहला क्वेश्चन, मैम इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? इंग्लिश तो हमारी बहुत कमजोर है, कैसे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाए? चलो, तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ हैबिट्स हैं जो बनानी है। पहली हैबिट क्या है, हिंदू एडिटोरियल की क्लास रोज करनी है, रेगुलरली करनी है। परफेक्शन की क्लास में रोज आना है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देखनी चालू करनी है। और एक एरर डिटेक्शन की 8 घंटे की वीडियो है, ये चारों देखना, ये चारों चीजें करनी है। ये 40 मिनट्स का रोज होता है, ये 1 घंटे का रोज होगा। और इसमें आप जब जब आपको टाइम मिले तब तब ये दोनों चीजें कर लोगे। इसके लिंक्स वगैरह मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दे दूंगी, डोंट वरी। बट ये दोनों चीजें तो रोज के रोज करनी ही करनी है। इन चीजों को 3 महीने तक लगातार कर लोगे, इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो, वो स्ट्रैटेजी देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो देख रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इसको आदत बना लो, रोज के रोज करते चले जाओ। चलो, बेसिक लेवल से कैसे पढ़ना है, अगला क्वेश्चन। मैम हम तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, हम कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, हमें ना बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है, बिल्कुल हम बिगिनर हैं, बिल्कुल लेवल 0 से पढ़ो। चलो, सबसे पहले तो बेसिक लेवल क्या होता है किसी लैंग्वेज का। पहले तो इस बात को समझते हैं कि बेसिक लेवल क्या होता है किसी लैंग्वेज का। याद करो, जब आपने अपनी मदर टंग सीखी थी, हिंदी को सीखा था, तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस मदर टंग को कैसे सिखाया था? उन्होंने आपसे डायरेक्टली बातें करना स्टार्ट किया था, डायरेक्टली आपसे बातचीत करना, आपको स्टोरी सुनाना, आपसे बोलना चालना स्टार्ट किया था, या पहले आपको संज्ञा सिखाया था, फिर सर्वनाम सिखाया था, फिर आपको विशेषण सिखाया था? ऐसे करते करते बेसिक लेवल के बाद फिर 2 वर्ड के सेंटेंस सिखाए थे, फिर 3 वर्ड के सेंटेंस सिखाए थे, कैसे सिखाया था? इस बात को समझना है। सारे बिगिनर्स जो अपने आप को कहते हैं, उनको इस बात को समझना है कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसको बेसिक लेवल से सिखाया जा सके। भाषा हमेशा कैसे सीखी जाती है, और भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है भाषा का एप्लीकेशन। जितना उस भाषा को फेस करोगे, जितना उसको उससे आमना सामना करोगे, जितना उसको पढ़ोगे, जितना उसको समझोगे, उतनी ज्यादा भाषा आपकी स्ट्रांग बनेगी। तो यही स्ट्रैटेजी को हम
परफेक्शन बैच में स्टार्ट करते हैं। हम डे 1 से ही इंग्लिश को किससे सीखते हैं? हम डे 1 से ही लैंग्वेज को उसके एप्लीकेशन से सीखते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगी, एक एक पैराग्राफ का, एक एक शब्द का, हर एक चीज का मतलब समझाते हुए आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी कि मुझे आपको इंग्लिश सिखाने में 2 साल लग जाए, नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है एप्लीकेशन। इससे सीखते करते 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 3 महीने बाद मैं ही आपसे पूछूंगी अब आपको कैसा फील हो रहा है। आप लोग मुझे बोलोगे मैम अब तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो वी विल लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। रही बात बेसिक लेवल की, बिल्कुल हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको साथ के साथ पढ़ेंगे। हफ्ते में 1 दिन पढ़ेंगे। हफ्ते में 5 दिन हम वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आते हैं। तो 5 दिन हम फोकस करेंगे एप्लीकेशन पे, 1 दिन हम ग्रामर पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन। कभी भी एग्जाम में टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट इज अ नाउन, ये सब नहीं आता है। हमारा मकसद है पेपर क्लियर करना, हमारा मकसद है इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना, और सिर्फ एप्लीकेशन से ही स्ट्रांग बनेगी। दूसरी बात, हम कभी भी तैयारी ऐसे नहीं करते हैं कि हम पहले प्री लेवल पढ़ेंगे, प्री को स्ट्रांग बनाएंगे, फिर मेंस पढ़ेंगे। ये तैयारी करने का सही तरीका नहीं होता है। तैयारी करने का सही तरीका होता है प्री और मेंस को साथ में लेके चलना। कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसका हर लेवल पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा इसका स्केड्यूल, मैं आपको भी दिखाऊंगी परफेक्शन 2.0 का स्केड्यूल। इसमें आप देखोगे पहला टॉपिक जो हमने उठाया है वो सबसे प्यारा टॉपिक उठाया है, दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दैट इज पैराजंबल। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट को हम उठाएंगे, पैराजंबल को हम उठाएंगे, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और उसको ही एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो 4 क्लासेस मैंने पैराजंबल को डेडिकेट किए हैं। पूरे के पूरे 2 हफ्ते हम इसको डेडिकेट करेंगे और हम लेवल 0 से इसमें लेवल 10 तक जाएंगे। और आगे भी क्वेश्चंस में हम इसको इंक्लूड करते रहेंगे, जिससे कि हमारी एक ओवरऑल तैयारी होती हुई चले हर टॉपिक की। कोई दिक्कत किसी को भी? एक सवाल अगले बच्चों का आता है, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या हम बंगाली मीडियम के बच्चे हैं या हम किसी और मीडियम के बच्चे हैं, हमारे लिए क्या कोई अलग से स्ट्रैटेजी है? नहीं, आपके लिए कोई भी अलग से स्ट्रैटेजी नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप बंगाली मीडियम से हो, हमेशा किसी की चीज की तैयारी गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? हमारा गोल है कि हम इंग्लिश को स्ट्रांग बनाए। और मेरा इंग्लिश पढ़ाने का तरीका जो बहुत सारे बच्चे देखते आए हैं और जो नए बच्चे हैं वो अभी देख भी लेंगे, मैं हमेशा इंग्लिश को ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे कि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बिल्कुल जिसकी इंग्लिश 0 है वो भी बहुत अच्छे से समझ ले। हर वर्ड का मीनिंग बताते हुए, हर लाइन का मीनिंग बताते हुए मैं समझाती हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आएगी, क्योंकि मैं हर चीज की हिंदी बताऊंगी। कोई परेशानी? चलो अगला सवाल है, मैम वोकैबुलरी को हम कैसे इंप्रूव करेंगे? देखो, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए एक वोकैब प्रोडिजी का बैच मैंने लॉन्च किया है। उसमें आपकी क्लासेस हफ्ते में 2 क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, तो उसको आपको देखना स्टार्ट करना है। साथ के साथ परफेक्शन बैच की वोकैबुलरी भी आपको साथ के साथ मिलेगी। परफेक्शन बैच में हम जितनी भी वोकैबुलरी यूज करेंगे उसका आपको टेलीग्राम चैनल, आप सभी ने ज्वाइन किया हुआ इंग्लिश विद निमिषा बंसल, हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस पे आपको इसका वोकैबुलरी डॉक्यूमेंट रोज का रोज मिलता रहेगा, तो आपको उस रोज के रोज डॉक्यूमेंट को रीड करना है। तीसरी चीज, हिंदू एडिटोरियल हम रोज सुबह करेंगे 7 बजे, तो इसकी भी वोकैबुलरी आपको रोज के रोज पढ़नी है। तो इतनी वोकैबुलरी मोर देन सफिशिएंट है। एक और चीज, वोकैबुलरी को रटने की कोशिश मत करना। वोकैबुलरी रटनी नहीं है, वोकैबुलरी को सिर्फ बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, 5वीं बार पढ़ोगे, जब 10वीं बार पढ़ोगे अपने आप याद हो चुकी होगी। रटने की कोशिश करोगे तो कभी रट नहीं पाओगे, लेकिन बार बार रीड करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। अगला सवाल है, रीडिंग और स्किमिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं मैम? रीडिंग और स्किमिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हिंदू एडिटोरियल को रेगुलरली अटेंड करना। कितने बच्चे हैं जो हिंदू एडिटोरियल में रोज आते हैं? जो नहीं आते हैं वो यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल पे 7 बजे रोज एडिटोरियल में आएंगे, या रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बट एक आर्टिकल रोज रीड करना है, एक आर्टिकल रोज स्किम करना है मेरे साथ।
मॉक्स में बेटर कैसे स्कोर करना है? मॉक्स में बेटर स्कोर होगा प्रैक्टिस से। आप 2 हफ्ते भी क्लासेस में रेगुलरली आओगे, आपको अपने मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिख जाएंगे। एवरी फ्राइडे हम मॉक करेंगे, तो हर हफ्ते की परफॉर्मेंस आपको एवरी फ्राइडे जज होते हुए दिख जाएगी। तो उस तरीके से आप मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। ग्रामर और एडो डिटेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करें? मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए आप लोगों के, जो मैंने मेल से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां जहां जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे लिख लिए, क्योंकि हर बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए। ग्रामर और एरर डिटेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करें? ग्रामर और एरर डिटेक्शन के लिए प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक 8 घंटे की एरर डिटेक्शन की वीडियो है, उसको देख लो। और इसके अलावा आपकी मैं एरर डिटेक्शन की लाइव क्लासेस भी लेती रहूंगी, तो आपको एरर डिटेक्शन की लाइव क्लासेस भी मिलती रहेंगी, उनको भी देखते रहो। ग्रामर एरर डिटेक्शन अपने आप कवर हो जाएगा। परफेक्शन में भी हम 1 हफ्ता पूरा का पूरा एरर डिटेक्शन को देंगे, तो वहां पे भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ग्रामर के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लो, और जिनकी ग्रामर बिल्कुल ही जीरो है, जो बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रामर ग्रंथ को देख लेंगे। जिनको लगता है हमें थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, बस ब्रशअप करना है, वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो। एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ेगी? एक्यूरेसी और स्पीड तब बढ़ेगी जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो वो एक्यूरेसी और स्पीड स्टार्टिंग में नहीं अच्छी हो सकती है। स्टार्टिंग फेज लर्निंग फेज होता है, जब चीज को सीख लेते हैं तब स्पीड पे काम करते हैं। गाड़ी चलाना जब सीखते हैं, पहले सीखने पे फोकस करते हैं, जब वो आ जाती है तब स्पीड पे और एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही होगा, पहला फोकस लर्निंग पे होगा, लर्निंग अच्छी हो जाएगी तो एक्यूरेसी और स्पीड अपने आप आ जाएगी। बट पहले फोकस एक्यूरेसी और स्पीड पे नहीं कर सकते। पहला फोकस किस पे करना है? पहला फोकस आप सभी को लर्निंग पे करना है। क्या सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया सभी को? एवरीवन, आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। अब कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आप सबसे चाहती हूँ। क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं? पहला पॉइंटर ये है कि आप डेली अपना स्टेटस चेक करोगे। डेली स्टेटस चेक कैसे करोगे? डेली स्टेटस चेक करने के लिए सभी को यस मॉक के बारे में पता है, उसमें मैं आप लोगों को क्विजेस दूंगी। आपको प्री लेवल के क्विज मिलेंगे, आपको मेंस लेवल के क्विज मिलेंगे। तो यहां पे आपको कोशिश करनी है कि आप रोज कम से कम वहां पे जाके एक क्विज दो और वहां पे अपना डेली स्टेटस चेक करो कि मैं कहां पे हूं, और धीरे धीरे कोशिश करो कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो। वो अपने आप होंगे अगर आप परफेक्शन की क्लासेस में रेगुलरली आओगे, बट आपको रोज कोशिश करने की कम से कम में 10 क्वेश्चंस का रोज के रोज एक क्विज तो दो ही दो। ये क्विजेस आप लोगों को मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, और हम डेली स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं? परफेक्शन की क्लासेस में पहले मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर समझाती हूँ। तो वहां पे भी कोशिश करो, वहां पे भी अपने आप को चेक करोगे क्या मेरे आंसर्स ठीक निकलना स्टार्ट हुए, अपने आप समझ में आएगा इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। फिर एवरी फ्राइडे हम मॉक टेस्ट करेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना स्टेटस चेक करें। एक डेली स्टेटस चेक करने का टू डू लिस्ट, हम अपनी टू डू लिस्ट कितनी कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन 70% कर रहे हैं, उसके अगले दिन चलो थोड़ा बढ़ा दे, 75% किया, 80% किया। तो इस तरीके से हमें डेली ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। जब हम ट्रैक को लूज कर देते हैं तब हमारा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। हमें इस जर्नी में नीचे नहीं आना, हमें इस जर्नी में ऊपर आना है। यस, अगली वीकली मॉक टेस्ट का मैंने आप सभी को बता ही दिया। अगली बात, स्पीड वेरिएशंस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, मैं तो बिल्कुल बिगिनर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगी, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगी। मैं तो खूब सारा टाइम भी दूंगी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको काफी टाइम भी हो चुका होगा, जो बच्चे ऐसे होंगे जो यूज टू, जो बहुत पहले से परफेक्शन में आ रहे हैं, या जिनकी इंग्लिश का लेवल अच्छा खासा हो गया है। उन सभी बच्चों को क्या करना है? उन सभी बच्चों को रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना है और थोड़ा सा क्या करना है, स्पीड बढ़ा के देखना है। स्पीड बढ़ा के देख लो, या फिर क्या करो, स्किप कर करके देख लो। मतलब क्या किया, या फिर जब आप प्रैक्टिस भी करो तो कैसे प्रैक्टिस करो? जैसे 1 घंटे की वीडियो है पूरी, अब 1 घंटे टाइम की बहुत कमी होती है आपकी प्रिपरेशन में, तो आप क्या करो, आप उस 1 घंटे की वीडियो को पूरा मत देखो,
मैंने क्वेश्चन दिया, उस वीडियो को पॉज कर दो, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर जब मैंने आंसर बताया चेक करो कि मेरा आंसर आपका आंसर ठीक है, अगर सही मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्सप्लेनेशन मत सुनो, फिर चेक करो, वीडियो को पॉज करो, अगले क्वेश्चन पे, फिर पीडीएफ से सॉल्व कर लो, आंसर को निकाल लो, फिर चेक करो मेरा आंसर आपका आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आंसर मैच कर रहा है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो कोशिश करो कि टाइम सेविंग मोड पे चलो, लेकिन कौन सी वीडियोस के लिए? वो वीडियोस के लिए जो रिकॉर्डेड, आप अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो 1.0 से। तो इस तरीके से आप स्पीड वेरिएशंस कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर कि आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हमें दिन का टाइम कैसे डिवाइड करना है, हमें इंग्लिश को कितना टाइम देना है रोज का, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें इंग्लिश को कितना टाइम देना है तैयारी के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो मैं मानती हूं कि अगर आप एक सीरियस बैंकिंग प्रेपरेशन के स्टूडेंट हो तो आप मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो अपनी तैयारी को दे रहे हो पूरे दिन में। कितने बच्चे तो इतना दे रहे हैं, कुछ बच्चे इससे ज्यादा भी दे रहे होंगे। मैं दोनों तरह के बच्चों की बात करूंगी, वो बच्चे जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो बच्चे जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों तरह के बच्चों के लिए कैसा करना है? मैं मानती हूँ जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो कम से कम, ये मिनिमम है, इतना टाइम दे रहे होंगे, और जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कम से कम 3 to 4 आवर्स दे रहे होंगे, वो मिनिमम है। चल, अब इसमें आपको देखना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। आपने लिखा इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस। सब्जेक्ट्स तो इनके लिए भी सेम है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। चलो, इंग्लिश में आपके लिए मिनिमम, बेयर मिनिमम क्या है? जो बच्चे थ्योरी सारी पढ़ चुके हैं, बेयर मिनिमम क्या है? 1 घंटे का परफेक्शन, 40 मिनट का हिंदू। ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो 1 घंटा 40 मिनट तो यहां देने ही देने पड़ेंगे। चलो, मैंने 1 घंटा, आधा घंटा और एक्स्ट्रा मान लिया। आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देख रहे हो, किसी दिन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी दिन आप हो सकता है क्विज लगा रहे हो, किसी दिन हो सकता है मॉक टेस्ट दे रहे हो। मैंने 30 मिनट्स रोज के और ऐड कर लिए, 30 चलो और ज्यादा ऐड कर लिए, 50 मिनट्स रोज के और ऐड कर लिए। तो ये लगभग कितना हो गया? 2.5 घंटा हो गया, 2.5 आवर्स हो गए। ऐसे आप क्वांट्स में बना लो, 1 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली रोज की, मान लो कुछ टाइम आपने डीआई को दे दिया रोज का, अपनी उसके ऊपर, अपनी आप किस लेवल पे हो उसके ऊपर, कुछ टाइम आपने डीआई को दे दिया रोज का, मॉक टेस्ट लगा लिया। ऐसे रीजनिंग में आपने बना लिया कि आपने प्रैक्टिस कर ली, कुछ टाइम आपने टॉपिक्स को दे दिया, पजल्स को दे दिया, जनरल अवेयरनेस आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए। तो इस तरीके से अपना टाइम जरूर डिवाइड करो, पूरे दिन का टाइम डिवाइड करो कि मुझे रोज 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 इतना इतना करना है। मिनिमम मेक श्योर करो, जो बच्चे फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो 7 to 8 आवर्स, ज्यादा भी दे सकते हो, 10 घंटे भी दे सकते हो, 11 घंटे भी दे सकते हो, बट इतना दो ही दो। अब बात करती हूँ उन बच्चों की जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास तो दिन के 3-4 घंटे ही हैं। उनको कैसे करना है? उनको मेक श्योर करना है या तो वो ऐसा कर लें कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर लें और अगले दिन 2 सब्जेक्ट्स कर लें। ऐसे करके वो कर सकते हैं कि एक दिन फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और क्वांट्स को दे दिया, एक दिन फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग और जीए को दे दिया। इस तरीके से वो डिवाइड कर लें कि एक दिन इसको दे दिया और एक दिन इसको दे दिया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि चारों को 45, 1-1 घंटा, किसी को आधा घंटा, किसी को 1 घंटा, इस तरीके से कर लें। बट आपको आपका स्केड्यूल क्लियर होना चाहिए और एक स्केड्यूल बना के आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है 7 to 8 आवर्स दे सकता हूं तो इतने का बनाओ, आपको लग रहा है 9 आवर्स दे सकता हूं तो इतने का बनाओ, बट एक स्केड्यूल को बना लो और उसको फुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो। कोई परेशानी किसी को? चलो, अब बात करते हैं, हर मंथ के स्टार्टिंग में आपको स्केड्यूल मिले, जैसे एक्सेल शीट दिख रही है सभी को, तो आपको क्या होगा, पूरी की पूरी हर मंथ के स्टार्टिंग में एक्सेल शीट मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी हर मंथ की एक्सेल शीट। आपको इस एक्सेल शीट के हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाना है। तो आप देख पा रहे होगे सभी को एक्सेल शीट दिख रही है। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी 5 बजे,
तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास हो गई आपकी 5 बजे। किस टॉपिक पे क्लास होगी वो टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कहना था, मैं आप लोगों के मेल्स पढ़ रही थी, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम टॉपिक वाइज क्लास कराओ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम मिक्स्ड क्वेश्चंस कराओ। अब फायदेमंद तो दोनों चीजें हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस से क्या होता है, टॉपिक वो वाला हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मिक्स्ड क्वेश्चन से क्या होता है, हम एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया है, एक ऐसा स्केड्यूल बनाया है जिसमें हम दोनों ही चीजें कर रहे हैं। तो अगर आप देख रहे होगे, हम हफ्ते में 3 दिन टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे हैं और हफ्ते में 2 दिन हम मिक्स्ड क्लासेस कर रहे हैं। तो इस बार हमने क्या किया है, पूरा स्केड्यूल ही ऐसे बनाया है जिससे कि हमारा टॉपिक भी स्ट्रांग हो और हमें मिससेलेनियस क्वेश्चंस करने की या मिक्स्ड क्वेश्चंस करने की हैबिट भी हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको हर मंथ के स्टार्टिंग में पूरा स्केड्यूल मिलेगा, उस स्केड्यूल के हिसाब से हम चलेंगे। संडे को आपका कोई क्लास नहीं होगी, संडे को आप अपना रिवीजन कर सकते हो, चीजों को रिवाइज कर सकते हो, उस तरीके से अपना स्केड्यूल बना सकते हो। वेंसडे को यूट्यूब पे क्लास होगी, बाकी सारे दिन यस ऑफिसर ऐप पे क्लास होगी। ये सारे बैचेस आपको परफेक्शन 2.0 के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चीजें बहुत ईजी हो गई है आपके लिए। खुद से न्यूज़पेपर रीड नहीं करना है, एडिटोरियल क्लास में रेगुलरली आना है, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, एरर एडिशन के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रही हूँ, अलग से हम क्लास लेंगे, उसमें आपको एरर एडिशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। कोई परेशानी किसी को? सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। अब बताओ कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों का बचा हो तो पूछ लो, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे तो कल से क्लासेस में इस तरह के सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आप लोग फुल फोकस के साथ अपनी तैयारी कर पाओगे। मैम बिगिनर्स के जैसे पढ़ाना, बेटा एक बार वीडियो स्टार्टिंग में देख लो, इस क्वेश्चन का भी मैंने आंसर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच हम तब स्टार्ट करेंगे जब आप लोगों का प्रीलिम्स वाला बैच, प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए। तो जब आप लोगों का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स या आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का बैच स्टार्ट करेंगे। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको हिंदू एडिटोरियल के लास्ट में भी मैं आपको रोज एक ऐसे और लेटर देती हूँ, वहां से भी आपको रीड करना है रोज। ठीक है, चलो तो अब हम कल मिलेंगे 9 बजे की क्लास में, 9 AM। कल क्या है, February 22 है, तो कल हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, पैराजम्बल्स का सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट 1 करने वाले। तो आई होप सभी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं परफेक्शन से, और अभी तक सारे बच्चों की परफेक्शन से सारी उम्मीदें पूरी होती आई हैं। आप सभी की भी सारी उम्मीदें पूरी होंगी, बट मेक श्योर करना कि परफेक्शन के जो 5 P's हैं वो 5 P's आप अपने अंदर डेवलप कर लो। हो सके तो अपनी टेबल पे, जहां पे आप पढ़ते हो, अपनी स्टडी टेबल पे ऐसे बड़ा सा पोस्टर लगा लो, 5 P's लिख लो और इसके बाद आखिरी P लिख लो परफेक्शन। ऐसे करके बना लो, अगर बना सकते हो तो, अगर ऐसा कोई स्पेस है आपके पास तो एक चार्ट पेपर पे। इससे क्या होता है ना, जब भी हम ऐसा लगता है ना कोई कमी आ रही है, तो हम उस चार्ट पेपर को देखते हैं, वो कमी खत्म हो जाती है और सब में सब कुछ है। 5 P's ऐसे लिखना, 5 की फुल फॉर्म लिखना, एक एरो लगाना और इसके आगे लिखना 5th 6th P एंड दैट इज परफेक्शन। तो इससे क्या होगा, और मुझे फोटो भी भेजना, जो जो बच्चा बनाएगा ना मुझे फोटो जरूर भेजना, मुझे देखना है कि आप लोगों ने अपनी स्टडी टेबल पे इसको लगाया भी है या नहीं लगाया। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में 9 बजे। इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, ऐसी बना लेंगे इंग्लिश कि एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। और ये बात मैं अभी भी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि परफेक्शन में आने के बाद आपको प्री तो बहुत इजी लगेगा ही लगेगा, मेंस भी आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेंस का पेपर लगा ही नहीं, मैम मेंस का था। परफेक्शन में तो इससे बहुत ऊपर कर चुके हैं, बस रेगुलरली आना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या फिर जिसका दूसरा नाम है पैराजम्बल्स। ये अगर मैं आपसे कहूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, चाहे प्री दोगे चाहे मेंस दोगे, आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। और एक साथ आपको एक क्वेश्चन के या एक पैराजम्बल में 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। कभी कभी 2 पैराजम्बल भी एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। चलो मैं पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगी, थ्योरी समझाऊंगी,
उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लगातार। इस हफ्ते अगले हफ्ते हम पैराजम्बल्स करेंगे। तो आप सभी को पैराजम्बल्स के टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, और ये मेरी आप सबसे उम्मीदें हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी उनको फुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं पैराजम्बल होता क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। अगर मैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो हमें देखने को मिला है कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं। आपको इन 5 सेंटेंसेस को जंबल अप करके दिया जाता है, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है। आपको इन सबको अरेंज करना होता है जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके, कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके। कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है? जो लॉजिकली अरेंज्ड हो, जिसमें एक के बाद एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बन रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बोलते हैं। आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको उनको क्या करना है? सिंपली अरेंज करना है। मेंस लेवल में जब हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें क्या होता है? पहले तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस इंक्रीज हो जाता है। कभी 7 सेंटेंसेस का आता है, कभी 8 सेंटेंसेस का आता है, कभी 9 का आता है। हालांकि 10, 11, 12 हमें बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट मैं परफेक्शन में आपको 10 सेंटेंस का भी करवाऊंगी, 11 सेंटेंस का भी करवाऊंगी और 12 सेंटेंस का भी करवाऊंगी। तो इतने नंबर ऑफ सेंटेंसेस अगर हो जाते हैं तो वो मेंस लेवल बन जाता है। दूसरी चीज, मेंस लेवल में क्या होता है? पैराजम्बल के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराजम्बल के अंदर ही कोई फिलर आ गया, पैराजम्बल के अंदर ही कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना दिया छोटा सा, इसी के अंदर कोई और टॉपिक डाल दिया, तो मेंस लेवल में पैराजम्बल को बाकी टॉपिक्स के साथ मिक्स करके करवाया जाता है। तो हमें इन दोनों में ही कमांड बनाना है। तो आइए स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। चलो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या होती है पैराजम्बल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो सबसे पहला स्टेप जो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, एंड दैट इज रीड ऑल द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। आपको क्या करना है? सारे के सारे स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। आपने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया, आप सबका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे कि हर सेंटेंस क्या कहना चाहता है। उसके बाद आप कोशिश करोगे क्या कि आपको कहीं से स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कहीं से आपको क्या मिल जाए? कहीं से आपको किसी ना किसी तरीके से कैसे करके आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल जाए। स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढना भी मैं आपको सिखाऊंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली हमें कुछ हिंट्स देते हैं, जैसे कभी भी कोई स्टेटमेंट मोरओवर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मोरओवर क्या होता है? कनेक्टर होता है, 2 स्टेटमेंट के बीच में आ सकता है। कभी हाउएवर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कभी 10 से स्टार्ट नहीं हो सकता, फाइनली से स्टार्ट नहीं हो सकता, देयरफॉर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसमें दिस नहीं लिखा हो सकता, उसमें दैट नहीं लिखा हो सकता, उसमें दीज नहीं लिखा हो सकता, दोज नहीं लिखा हो सकता। कोई प्रोनाउन आ रखा है, ही, शी, कोई एडजेक्टिव आ रखा है, हर, हिज, और इनका कोई नाउन नहीं है। बिना नाउन के ये सब नहीं आ सकते। अगर इनका नाउन है तो आ सकते हैं, लेकिन अगर इनका कोई नाउन नहीं है, डायरेक्टली ये लिखे हुए हैं, तो ये नहीं आ सकते। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगा के हम स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। बट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में, उस चीज को बहुत क्लियरली बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट से भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बट इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्यों हो सकता है? इट से स्टार्टिंग स्टेटमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इट जो है बहुत बार एक स्यूडो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। मैम स्यूडो सब्जेक्ट क्या होता है? स्यूडो सब्जेक्ट होता है कोई नहीं मिला तो इट को लिख दिया, कोई नहीं मिला तो इट को लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी तो लिख दिया इट इज रेनिंग। इट का यहाँ पे कोई अपना मतलब नहीं था,
इट का यहाँ पे कोई अपना मतलब नहीं था, बारिश से मतलब था। इट तो सिर्फ एक ऐसे ही लिख दिया, झूठ मूठ का सब्जेक्ट बना के लिख दिया, तो इट को बोलते हैं स्यूडो सब्जेक्ट। तो इट से स्टार्ट हो सकता है, इस बात को मत अपने मन में रखना कि इट से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, इट से एक जगह स्टार्ट नहीं हो सकता, जब इट किसी नाउन का प्रोनाउन हो। जब इट क्या हो, किसी नाउन का प्रोनाउन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इट सेड, उसने बोला, दैट। उसने बोला, किसने बोला भाई, इस इट का कोई नाम तो होगा। तो जब किसी का नाम हो इट, या किसी इंसान की जगह किसी चीज की जगह इट यूज हो रहा हो, वो किसी का नाम हो, तो उस केस में इट को स्टार्टिंग नहीं आ सकता। इट कैन नॉट बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ होता कि ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब है उसने कहा, और इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है। बताओ, हिंदी से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस सेंटेंस की हिंदी निकालनी पड़ेगी। उसने कहा, किसने कहा भाई, पहले उस इंसान का नाम तो बता दो, किसने कहा, इसका मतलब ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है, इसका मतलब स्टार्टिंग हो सकता है। बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। चलो, क्या ये बात समझ में आई सभी को, एवरीवन? चलो, तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अभी ये थ्योरी उतनी क्लियर नहीं होगी, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब और क्लियर होगी। इंग्लिश में थ्योरी से चीजें समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिस से समझ में आती है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होंगे, तो अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 है मेक पेयर्स। क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब क्या है कि इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा ये आइडेंटिफाई करना है। अब पेयर्स कैसे बनाओगे, पेयर्स बनाने का एक तरीका होता है नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनता है। नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनता है, इसका मतलब क्या है, राम लिखा हुआ है और राम की ही बात हो रही है ही, तो पहले राम वाला स्टेटमेंट आएगा और फिर ही वाला स्टेटमेंट आएगा। सिमिलरली नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है। राम लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, तो पहले राम वाला पेयर आएगा फिर हिज आएगा। तो नाउन और प्रोनाउन का पेयर बनता है, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बनता है। सिमिलरली दिस और दैट से बहुत पेयर्स बनते हैं। दिस बुक लिखा हुआ है, तो दिस बुक लिखा हुआ है, उससे पहले उस बुक का नाम बताना पड़ेगा। दैट बुक लिखा है, तो दैट बुक लिखा है, उससे पहले बुक का नाम बताना पड़ेगा। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इनकी हेल्प से क्या होता है, इनकी हेल्प से बहुत सारे पेयर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद किसकी हेल्प से पेयर बनते हैं, आर्टिकल्स की हेल्प से बहुत सारे पेयर्स बनते हैं। आ बुक लिखा हुआ है, द बुक लिखा हुआ है, तो आ आर्टिकल वाला पहले आएगा, द आर्टिकल वाला बाद में आएगा। आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिली, द मैन्स नेम वॉज राम, उस इंसान का नाम राम था, तो आ मैन वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, द मैन वाला स्टेटमेंट क्या होगा, द मैन वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो इस तरीके से पेयर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद पेयर्स बनाए जाते हैं कंजंक्शन की हेल्प से। कंजंक्शंस की हेल्प से पेयर्स कैसे बनाते हैं, कंजंक्शन की हेल्प से पेयर्स बनाते हैं। बट लिखा हुआ है, तो बट क्या करता है, बट जो है दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करता है। बट का मीनिंग होता है लेकिन, तो इसका मतलब अगर इससे पहले कोई अच्छी बात हो रही है तो इसके बाद कोई खराब बात होगी, इससे पहले कोई खराब बात हो रही थी तो इसके बाद कोई अच्छी बात होगी। तो बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है, मतलब दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से करेगा। हाउएवर लिखा हुआ है, हाउएवर भी यही करता है, दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट कर देता है।
पॉजिटिव को नेगेटिव से करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर देगा। ये कौन सी डिग्री के कनेक्टर्स होते, कैटेगरी के कनेक्टर्स होते हैं? कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के जो कनेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टोन्स को कनेक्ट करते हैं। फिर अगर मोर ओवर लिखा हुआ है, मोर ओवर का मतलब क्या होता है? आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। ये एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करता है, नेगेटिव को नेगेटिव से करता है। तो ये दोनों सेम टोन्स को कनेक्ट करेगा। तो कंजंक्शंस भी हमें बहुत बार हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं अभी हम उसको पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से पेयर्स बनाए जाते हैं। फिर अगला पेयर कैसे बनाया जाता है? अगर किसी का फुल नेम दिया हुआ है और उसका शॉर्ट नेम दिया हुआ है तो पेयर तो नहीं बनेगा, बट इतना समझ में आ जाएगा कि फुल नेम पहले आएगा, शॉर्ट नेम बाद में आएगा। निमिषा बंसल दिया हुआ है, निमिषा दिया हुआ है तो निमिषा बंसल पहले आएगा, निमिषा बाद में आएगा। फिर इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? क्रोनोलॉजी लेकिन हमेशा वैलिड नहीं होती है क्रोनोलॉजी, इस बात को समझिएगा। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि कौन सा इवेंट कैसे कैसे हुआ। 1999 में ये हुआ, 2003 में ये हुआ, 2008 में ये हुआ, 2020 में ये हुआ। तो अगर आपको कोई स्टोरी सुनाई जा रही है या आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है, आपको कोई नरेशन का मीनिंग क्या है? ये इवेंट हुआ, ये हुआ, इसके बाद हुआ। अगर आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है तभी क्रोनोलॉजी लगती है, हमेशा नहीं लगती। तो अगर आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है तो आप उस कहानी को कैसे करोगे? इस तरह ऑर्डर में अरेंज करोगे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इवेंट्स के हिसाब से चीजों को अरेंज करना, जैसे जैसे इवेंट्स हुए वैसे वैसे अरेंज करना। तो क्रोनोलॉजी भी हमें बहुत बार हेल्प करती है कि इस तरीके से लगाते हैं। एक बहुत बार हमें सीक्वेंसिंग हेल्प कर जाती है। सीक्वेंसिंग हेल्प करने का मतलब क्या होता है कि पहले किसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसकी डिटेल्स बताई, फिर उसके फायदे बताए, फिर उसके नुकसान बताए और फिर नुकसानों को सही करने के लिए सजेशन दिया। तो बहुत बार हमें इस तरीके से भी हेल्प मिल जाती है कि आप सीक्वेंसिंग कर लो, पहले इंट्रोडक्शन लगाओ, फिर डिटेल्स लिखो, फिर फायदे, फिर नुकसान और लास्ट में सजेशन। जनरली जो सजेशन दिए जाते हैं वो हमेशा लास्ट में ही लगाते हैं। तो इस तरीके से पैराजंबल्स को सॉल्व करते हैं। क्या मुझे बताओ ऊपर ऊपर से समझ में आया कि कैसे होता है? एक्चुअल तो तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। चलो विद से बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसकी बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। चलो तो क्या सभी को ये दिख रहा है या इससे पहले ना कुछ एक दूसरा करते हैं, इसके बाद करेंगे। पहले मुझे बताना हाँ जी, क्या है सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल? चलो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करना है। और स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। अभी कुछ अरेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारे स्टेटमेंट्स को आराम आराम से पढ़ना है। चलो साथ में पढ़ते हैं। जितने मीनिंग समझ पा रहे हैं समझते हैं, जिस शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आएगा उसको स्किप कर देना, बस पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेना। चलो आर्म्ड विद अ मिस्टिकल एम्यूलेट। उसके पास क्या था? आर्म्ड मीन्स हथियार था, उसके पास क्या था? मिस्टिकल। मिस्टिकल मीन्स रहस्यमयी, एम्यूलेट मीन्स ताबीज। तो उसके बाद एक रहस्यमयी ताबीज थी। इलारा नाम है लड़की का। एम्बार्ग, एम्बार्ग मीन्स शुरू कर ली उसने। क्या शुरू करी? एक पेरिलस, पेरिलस मीन्स खतरनाक जर्नी। इससे पता है वोकैबुलरी भी साथ साथ होते हुए चलेगी। वोकैबुलरी लिखने की टेंशन मत लेना, मैं आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दूंगी परफेक्शन की हर क्लास के बाद, जिससे कि आपको पूरी वोकैबुलरी वहीं की वहीं मिल जाएगी। तो इलारा ने एक बहुत ही खतरनाक जर्नी को शुरू किया। क्या ढूंढने के लिए? एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जिसको पाना बड़ा मुश्किल हो। तो मूनस्टोन को ढूंढने के लिए उसने बहुत ही खतरनाक जर्नी की।
एक ऐसा इकलौता ये ऑब्जेक्ट था जो उस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता था। कुड ब्रेक द कर्स, कर्स मीन्स श्राप, श्राप को तोड़ सकता था, श्राप से मुक्ति दिलवा सकता था। इंट्रीग्यूड, इंट्रीग्यूड का मतलब क्या है? पजल्ड, उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, तो वो इंट्रीग्यूड थी और बहुत ज्यादा पजल में थी, मतलब शॉक्ड थी, नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है। शी स्टेप्ड थ्रू, वो आगे बढ़ी, स्टेप्ड थ्रू मीन्स किसी चीज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी। एंड फाउंड हरसेल्फ, उसने अपने आप को पाया एक मैजिकल रियल में, एक जादुई दुनिया में, जहां पे जानवर बातें कर रहे थे और जो पेड़ थे वो विस्पर, विस्पर का मीनिंग क्या होता है? बहुत धीरे धीरे बोलना, पुराने पुराने रहस्यों को विस्पर कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, मतलब एक तरीके से हल्का हल्का सा बोल रहे थे। इन दी एंड, बिल्कुल एंड में, इलारा ने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया, उसे मूनस्टोन मिल गया, उसने उस श्राप से मुक्ति दिलवा दी और शांति की स्थापना करी उस लैंड में, उस जगह जो पहले क्या थी? बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी। अलोंग द वे, उस रास्ते में उसने एनकाउंटर किया, एनकाउंटर भी सामना किया, उसने सामना किया मिथिकल क्रिएचर्स का, मतलब मिथ, मिथिकल क्रिएचर्स कौन होते हैं? वही जो बहुत पुराने पुराने जो कहानियों में लिखे होते हैं, उनको बोलते हैं मिथिकल क्रिएचर्स, मीन्स जानवरों का, एनिमल्स का। और उसने बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना किया जिसने उसके करेज को और उसके डिटर्मिनेशन को टेस्ट किया, मतलब वो बहुत ब्रेव थी। इलारा ने दोस्ती करी, बी फ्रेंड मीन्स दोस्ती करना, इलारा ने दोस्ती करी एक बहुत ही बुद्धिमान आउल से, हु रिवील्ड, उस जिस आउल ने बताया, क्या बताया? उस उल्लू ने बताया दैट शी वॉज द चोजन वन, कि उसको ही सिलेक्ट किया गया है, जिसकी डेस्टिन है, मतलब उसको सिलेक्ट किया गया है जिसको क्या करना है? हु इज डेस्टिन, डेस्टिन का मतलब क्या था? जिसकी किस्मत में है, जो करेगी, सेव करेगी, बचाएगी उस एनचेंटेड फॉरेस्ट को। एनचेंटेड का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसको बोलते हैं एनचेंटेड। तो इलारा ही बचाएगी उस फॉरेस्ट को एक बहुत ही डार्क कर्स से, एक बहुत ही गहरे श्राप से। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, एक इन द हार्ट ऑफ एन एंशिएंट फॉरेस्ट, एक बहुत ही पुराने फॉरेस्ट के हार्ट में, मतलब मेन एरिया में, बीच में एक यंग गर्ल थी, उसका नाम था इलारा। उसको क्या मिला? एक बहुत ही हिडन पोर्टल मिला, एक छुपा हुआ उसको एक पूरा का पूरा पोर्टल मिला। पहले मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? तो हमने क्या किया? सबसे पहले पूरा का पूरा रीड किया। अब क्योंकि ये कहानी है तो कहानी को कैसे लगाते हैं? कहानी को अभी हमने पढ़ा, कहानी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। क्रोनोलॉजी मीन्स पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, इस तरीके से हमको लगाना है। चलो, कहानी शुरू कहां से हुई? ये तो चलो एंड की बात है, तो इतना समझ में आ रहा है इन द एंड लिखा भी हुआ है, तो ऐसा लग रहा है आर जो है कहीं पीछे की तरफ आएगा। कहानी शुरू कहां से हुई? जनरली कहानियां हमने पढ़ा है वंस अपॉन अ टाइम में शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एक मूवी का नाम भी था ना। तो ये समझ में आ रहा है यू से कहानी शुरू हुई कि एक लड़की थी और उसको एक बहुत ही हिडन पोर्टल मिला। चलो, अब उसे पोर्टल मिल गया तो उसने क्या किया? बताओ यू के बाद क्या लग रहा है? कहानी बनानी है पूरी की पूरी, कहानी बना लोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो, उसके पास एक ताबीज थी तो उसने क्या की? एक जर्नी शुरू करी कि वो क्या करेगी? मून स्टोन को कैप्चर करेगी। तो अभी पी को देखते हैं, पी के बाद क्या आएगा। उसने जर्नी चालू करी, वो ऑब्जेक्ट जो कर्स को तोड़ सकता है। चलो, अब यहां पे क्या ये समझ में आ रहा है? द कर्स, आ कर्स, थोड़े थोड़े पेयर्स बनाएंगे। अब अगला स्टेप क्या था? स्टार्टिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या था? पेयर्स बनाना। चलो, एक कर्स है, इलारा को उस कर्स से छुड़ाना है, तो उसने क्या सोचा? चलो मैं चालू करती हूँ, उस कर्स को तोड़ने का रास्ता उसने अपना लिया। तो एक कॉम्बिनेशन जो हमें समझ में आ रहा है अभी, वो समझ में आ रहा है टी और पी का। तो एक पेयर हमने बनाया टी और पी का। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अगला स्टेप कर रहे हैं, हम कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, अब उसने जर्नी को चालू कर लिया, जर्नी को चालू किया
तो अब क्या करेगी वो, रास्ते, जर्नी चालू की है तो रास्ता आएगा, तो उस रास्ते में उसको बहुत सारे क्रिएचर्स मिले, चैलेंजेस मिले। तो क्या पी और एस का पेयर भी समझ में आ रहा है? उसने जर्नी को चालू किया और जर्नी में उसको क्या मिले, जर्नी में उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिले, जर्नी में उसको बहुत सारी दिक्कतें मिली। चलो, जर्नी में उसको दिक्कत मिली, उसने उन सबको फेस किया और एंड में क्या हुआ, उसको वो मूनस्टोन मिल गया। जर्नी में उसको दिक्कतें हुई, उसने सब कुछ फेस किया और उसको वो क्या हो गया, मूनस्टोन मिल गया। तो एस और आर का भी पेयर समझ में आ रहा है। तो टी और पी बना, पी और एस बना, एस और आर बना, सारे के सारे मिलके क्या हो गए, टी पी एस आर। तो कहने से ये तो यहां लग गया टी पी एस और आर। आर तो लास्ट था, इन द एंड था। अब एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है। कौन सी जगह बची है, कौन सा स्टेटमेंट बचा है, क्यू। वो बड़ी पजल सी हो गई, उसको पोर्टल मिला, बड़ी पजल सी हो गई, तो वो उसमें अंदर गई और फिर वो एक ऐसे एरिया में पहुंच गई जहां पे जानवर बात कर रहे थे। अच्छा, जानवर बात कर रहे थे, जानवर में किसने बात की उससे, आउल ने बात करी। क्यू और टी का भी पेयर बना सकते थे, कुछ बच्चों ने क्यू और टी का भी पेयर बनाया होगा। जानवर बात कर रहे थे तो उसने क्या किया, एक आउल से दोस्ती कर ली और उससे पूछ लिया, तो क्यू और टी का भी पेयर था। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर इज यू क्यू टी पी एस और आर। कितने लोगों को समझ में आया? टेक 1 मिनट और एक बार और फिर से समझो। चलो एक बार फ्लो चार्ट से समझो। अब पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये पूरी की पूरी कहानी थी क्या। तो पूरी की पूरी कहानी कुछ ऐसे थी, फ्लो चार्ट बनाते हैं, जिन लोगों को कहीं भी कोई डाउट है फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाता है। पैरा सिंबल फ्लो चार्ट के बिना अधूरा है। तो पूरी की पूरी कहानी ये थी कि इलारा नाम की एक लड़की थी, उसको एक छुपा हुआ पोर्टल, पोर्टल मीन्स एक पूरा का पूरा एक ऐसा सा एक कुछ मिला। पोर्टल का मतलब क्या होता है, जिससे आप इंटरेक्ट करके उसके अंदर जा सकते हो। तो उसने क्या किया, उसके अंदर कदम रख दिया, उसके अंदर कदम रख दिया और वो पहुंच गई, एक ऐसी जगह पहुंची वो जहां पे एनिमल्स बातें कर रहे थे। एनिमल्स बातें कर रहे थे तो उसने आउल को दोस्त बना लिया। आउल को उसने क्या किया, दोस्त बना लिया। आउल ने बोला कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि एक कर्स है, एक श्राप है जिससे तुम्हें बचाना है लोगों को। तो उसने क्या किया, फिर आ कर्स के बाद अगला दा कर्स लिखा हुआ था। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इस कर्स से लोगों को बचाऊंगी, और उसने एक जर्नी स्टार्ट करी लोगों को कर्स से बचाने की। फिर जर्नी में जब वो आगे बढ़ी, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनली वो जीत गई। फाइनली उसने उस कर्स से उस फॉरेस्ट को क्या किया, बचा लिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। तो फाइनल पूरा सीक्वेंस क्या था, यू क्यू टी पी एस आर, यू क्यू टी पी एस आर। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुए, आर्टिकल द आर्टिकल इन द एंड स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो हमने बेसिकली वही स्ट्रैटेजी फॉलो करी जो हमने पढ़ी थी, पहले रीड किया, फिर स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, फिर पेयर्स बनाए और लास्ट में पूरा अरेंजमेंट बना दिया। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी का मतलब है फर्स्ट, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट। फर्स्ट और लास्ट क्या हो गया, यू और आर। एंटी पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकेंड लास्ट। थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया, थर्ड लास्ट है पी, सेकेंड लास्ट है एस। तो पी और एस तीन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो यू क्यू टी पी एस आर था, यू टी पी नहीं है, क्यू एस आर भी नहीं है, क्यू आर यू भी नहीं है, टी पी एस है। तो आंसर क्या हो गया, डी। थर्ड और फोर्थ कौन कौन से थे, थर्ड और फोर्थ थे टी और पी। सेकंड क्या था, सेकंड था, समझ आया सभी को।
तो ये हमने पहला वाला किया एंड दैट इज स्टोरी बेस्ड। अब एक स्टोरी बेस्ड मैंने आपको करवाया है, अब एक स्टोरी बेस्ड आप लोग खुद से ट्राई करोगे। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। किसी शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी लाइंस की मीनिंग समझा रही हूं, उसके बाद आपको 3 मिनट दूंगी और आप ट्राई करोगे, ठीक है। डिटरमाइंड टू सेट थिंग्स राइट, उसने एक डिटर्मिनेशन ले लिया, एक मकसद बना लिया कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। ही एम्बार्क्ड ऑन का मीनिंग अभी हमने बोला स्टार्टेड, उसने एक स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? एक क्वेस्ट मीन सर्च। उसने चीजों को ढूंढना स्टार्ट किया कि उसको रास्ता मिले कि वो अपने टाइम में वापस जा सके और रोक सके उन कैटास्ट्रॉफिक मीन्स तबाही मचा देने वाले इवेंट्स को जो उसने विटनेस किए हैं, देखे। शॉक्ड बाय द, वो एकदम शॉक्ड हो गया डिस्टोपियन वर्ड से। याद है आज हिंदू एडिटोरियल में डिस्टोपियन वर्ड पढ़ा था। डिस्टोपियन मीन्स सब जगह तबाही तबाही है, तो वो एकदम शॉक हो गया कि तबाही बच रखी है इस पूरी दुनिया में, वो दुनिया जो इसने देखी। अलेक्जेंडर ने पता लगाया कि उसने जो खुद इन्वेंट किया है, जो उसने खुद ढूंढा है, इसकी वजह से सब जगह तबाही मच चुकी है। डिजास्ट्रस मीन्स तबाही मचा देने वाले, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स हुए। थ्रू अ सीरीज ऑफ, बहुत सारे उसने हार्ट पाउंडिंग मीन्स दिल धक धक करे तेज तेज, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग। तो उसने बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर्स किए, आगे रास्ते पे बढ़ा। अलेक्जेंडर ने फेस किया मॉरल डिलेमास मीन्स ये सही है या गलत है। मॉरल डिलेमा होता है जब आप कंफ्यूजन में होते हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसको बोलते हैं मॉरल डिलेमास। तो उसने बहुत ही ऐसी चीजों को उसका सामना किया और उसने पता लगाया कि जो जो उसने इन्वेंट किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समय रहते रहे, ऑन द फैब्रिक ऑफ टाइम, समय के हिसाब से क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अलोंग द वे, रास्ते में अलेक्जेंडर को कौन मिले? अ ग्रुप ऑफ रिबेल्स मिले, ग्रुप ऑफ पीपल मिले। रिबेल्स कौन होते हैं? रिबेल्स होते हैं जो लोग विद्रोह करते हैं, जो उसके मिशन पे विश्वास करते थे, और उन्होंने जॉइंट फोर्सेस, अलेक्जेंडर ने उनके साथ हाथ मिला लिया, जिससे कि वो उस ऑपरेसिव रेजिम, जो सरकार है वहां की, जो रूल कर रही है, जो लोगों को दबा रही है, उसको वो हटा सके। प्रोफेसर अलेक्जेंडर हैरिसन, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन को इन्वेंट किया, जिसकी वजह से वो किस साल में पहुंच गए? 2150 में पहुंच गए। 3 मिनट है सबके पास, ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाऊंगी। चलो डिस्कस करें। सबसे पहले देखो स्ट्रैटेजी समझना, क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रही हूं। यहां पे ही लिखा हुआ है, ही कौन है भाई? यहां पे भी ही लिखा हुआ है, ही कौन? यहां पे अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। यहां पे भी अलेक्जेंडर लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। यहां पे अलेक्जेंडर हैरिसन लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टार्टिंग स्टेटमेंट टी हो गया। तो स्टेप नंबर 2 कर लिया हमने, स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई। तो अलेक्जेंडर हैरिसन ने एक डिवाइस बनाई जिसकी वजह से वो 2150 में पहुंच गए। चलो 2024 में अभी हम, और अलेक्जेंडर कहां पहुंच गए, 2150 में पहुंच गए। चलो अब 2150 में पहुंच गए तो क्या हुआ, जैसे ही वो 2150 में पहुंच गए वो शॉक्ड हो गए, हाय राम ये दुनिया को क्या हो गया है। डिस्टोपियन वर्ल्ड ही एनकाउंटर, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हाय राम दुनिया को ये क्या हो गया है, दुनिया इतनी तबाह कैसे हो चुकी है। तो उन्होंने कैसी दुनिया को एनकाउंटर किया, बहुत ही डिस्टोपियन वर्ल्ड था। जो उन्होंने क्या देखा कि दुनिया में सब जगह तबाही तबाही मची हुई है। तो क्या हुआ, क्यों, कोई परेशानी किसी को, टी और क्यू सभी ने बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने देखा कि दुनिया में तबाही मची हुई है, उनके खुद के इन्वेंशन की वजह से तबाही मच गई है, तो उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने सोचा यार मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, तो अब मेरी ही जिम्मेदारी है इसको ठीक करने की। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं चीजों को ठीक करूं, चीजें खराब हो चुकी हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, मेरी जिम्मेदारी है चीजों को ठीक करने की। तो उन्होंने सोचा कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। तो क्या आया, पी आया। कोई परेशानी, 2150 में पहुंचे, दुनिया देखी बहुत खराब हो गई है, तो क्या मन में ठान लिया कि मैं ठीक करूंगा। चलो अब मैं ठीक करूंगा, तो उन्होंने क्या कदम उठाया ठीक करने के लिए, उन्होंने बोला, सोचा कि मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा। तो उन्होंने कोई कदम उठाया होगा ठीक करने के लिए, बताओ कहां उन्होंने कदम उठाया ठीक करने के लिए। मैं ठीक करूंगा, और दो ही स्टेटमेंट्स बचे, आर बचा है एस बचा है, देख लेते हैं आर और एस में किसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कदम उठाया ठीक करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, उनको कहीं कहीं कंफ्यूजन भी हुआ, उनको पता चला यहाँ पे तो कोई कदम की बात हो ही नहीं रही आर में। एस को पढ़ते हैं, तो रास्ते में उनको कुछ लोग मिले जिन्होंने अलेक्जेंडर में विश्वास किया। अलेक्जेंडर का मिशन क्या था, अलेक्जेंडर का मिशन था कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। तो कुछ लोगों ने अलेक्जेंडर की मदद करी और अलेक्जेंडर ने उनके साथ हाथ मिला लिया, और उन्होंने उस ऑपरेसिव रेजिम को, मतलब वो सरकार जो लोगों को दबा रही थी, वो उसको हटा दिया। तो ये कदम उठाया उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए। इसका मतलब पी और एस का भी पेयर था। एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है, मतलब आर कहाँ आया, लास्ट में आया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, टी क्यू पी एस एंड आर। कितने लोगों का ठीक निकला, आई होप मेनी ऑफ यू। चलो जिन लोगों का भी गलत निकल रहा है परेशान मत हो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे और अच्छा करते जाएंगे, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ये मत सोचना आज पहली क्लास है तो आज से ही सही निकलना शुरू हो जाएंगे। चलो एक बार फ्लो चार्ट बना ले पहले। सबसे पहले तो टी में क्या दिया हुआ था, फुल नेम दिया हुआ था। कहां पहुंचे, 2150 में पहुंचे, पहुंच रहे तो कोई चीज देखी, क्या देखा, उन्होंने देखा कि दुनिया में तो बहुत गलत गलत चीजें हो रही हैं, गलत गलत चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने मकसद बना लिया कि मैं चीजों को ठीक करूंगा। अब उन्होंने मकसद बना लिया कि मैं चीजों को ठीक करूंगा, तो उसमें उनके जो मिशन है उसमें उन्होंने लोगों की मदद ली कि भाई तुम मेरी मदद कर दो, तुम मेरी मदद कर दो, और लास्ट में फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। फाइनल क्या बना, फाइनल इज टी क्यू पी एस एन। चलो इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट क्या हो गया, टी और आर। तीन कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस, टी क्यू पी एस और आर था। मुझे आंसर बताओ फटाफट, टी क्यू पी एस आर, तो एस आर टी नहीं है, पी टी क्यू भी नहीं है, पी एस टी भी नहीं है, क्यू पी एस है। एंटी पेनल्टीमेट का मीनिंग थर्ड लास्ट, पेनल्टीमेट इज सेकेंड लास्ट। थर्ड लास्ट सेकेंड लास्ट क्या हो गया,
पी और एस। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गया, टी और एस। सेकंड क्या हो गया, सेकंड वॉज क्यू। समझ आया? तो अगर ऐसा लग रहा है अगर स्टोरी बेस्ड रहेगा तो कर लोगे, क्या इतना कॉन्फिडेंस आया कि स्टोरी बेस्ड रहेगा तो कर लोगे? नहीं आया तो और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। चलो अब आते हैं अगले पे। अभी हमने स्टोरी बेस्ड किया, अब हम कौन सा करेंगे, अब हम करेंगे जो कि स्टोरी बेस्ड नहीं होगा। ये थोड़ा सा टफ होता है बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ हम इसको भी स्ट्रांग बना लेंगे। दिख रहा है सभी को? चलो मैम बेबी गर्ल का नाम बता दो। हाँ, आप में कल मैंने आप में से बहुत से लोगों से सजेशन लिया था कि मुझे बताओ क्या नाम रखें। फिर हमने बहुत सोचा समझा तो हमने जो नाम अभी फाइनलाइज किया है एंड दैट इज ईश्वी। ईश्वी का मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। सरस्वती जी का नाम है। एंड मिलवाऊंगी मैं आपको बहुत जल्दी ईश्वी से। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। पहले मैं चाहूंगी आप लोग रीड करें फिर मैं समझाऊंगी। सभी के पास 1.5 मिनट का टाइम है रीड करने के लिए सारे स्टेटमेंट्स को। अभी अरेंज नहीं करना, सिर्फ रीड करना। चलो रीड करेंगे सभी लोग। सभी लोग रीड करेंगे एक बार। अभी रीडिंग करनी है, अभी अरेंजमेंट नहीं करना। पढ़ लिया सभी ने? चलो ये जो एडवांसमेंट्स है, दीज लिखा हुआ वैसे लग रहा है स्टार्टिंग नहीं होगा बट सेंटेंस पूरा जरूर पढ़ेंगे। ये ना केवल एफिशिएंसी अच्छी करते हैं, मतलब ये जो चीजें हैं ये ना केवल चीजों की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि चीजें और अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि ये ऑटोमेट भी बना देते हैं रूटीन टास्क को। मतलब आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर अपने आप कर देगा मेडिकल फील्ड के अंदर जो रोजमर्रा के काम है। ये जो टास्क है, फिर से टास्क दीज लिखा हुआ है, फिर से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इन टास्क में क्या है, लर्निंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसेप्शन क्या नजरिया है और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। 10 लिखा हुआ है, 10 का मीनिंग होता है अतः। ये भी स्टार्टिंग में होता है। जो सीमलेस, सीमलेस मीन्स बहुत ही स्मूथ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है हेल्थ केयर में भी और बिजनेस में भी, ये अंडरस्कोर करती है, मीन्स हाईलाइट करती है, जोर डालती है। किस चीज पे जोर डालती है
इट्स मल्टी फेसेटेड एबिलिटी, मल्टी फेसेटेड मीन्स बहुत सारे पहलुओं वाली इसकी एबिलिटी है, एफिशिएंसी को अच्छा करने की, टास्क को ऑटोमेटिक बनाने की, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने की, क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मीन्स नॉलेज, नॉलेज देने की, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। हेल्थ केयर में एआई टेक्नोलॉजी, एआई शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ये एक पाइवोटल, पाइवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये एड करती है, एड मीन्स मदद करती है। किसमें मदद करती है? डायग्नोस्टिक्स में, मतलब टेस्टिंग में। टेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो जाती है और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बन जाते हैं, हर इंसान के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट का प्लान बन जाता है। साइमल्टेनियसली मीन्स साथ के साथ, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। साथ साथ बिजनेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अच्छा कर देती है, डिसीजन इंसान अच्छे से ले पाता है, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देती है डेटा को इवेल्युएशन से, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म लिखी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स बनाना जो वो काम कर सके जिसको इंसान कर सकता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। चलो, क्या सभी को क्लियर है? यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? चलो आगे देखते हैं। अब कुछ कुछ चीजें करते हैं। यहाँ पे दीज टास्क लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था दीज टास्क। तो कौन से टास्क होंगे बताओ? कहाँ पे टास्क के बारे में लिखा हुआ है? क्यू का पेयर बनाते हैं, किसके साथ बनेगा क्यू का पेयर? टास्क कहाँ लिखा हुआ था? रूटीन टास्क में तो लर्निंग रीजनिंग नहीं आ सकता। रूटीन टास्क तो रोजमर्रा के काम होते हैं, मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड के अंदर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन ये सब नहीं आ सकता। चलो, यहाँ पे टास्क ऑटोमेशन के वाले टास्क की बात हो रही है कि वो टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं, तो ये भी वो वाले टास्क नहीं है। लर्निंग रीजनिंग तो कौन से टास्क हैं? जो कंप्यूटर्स करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा टास्क है? जो कंप्यूटर्स करते हैं। यहाँ पे तो कोई टास्क के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे भी कोई टास्क के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम वो टास्क कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। कौन से टास्क होते हैं? लर्निंग में ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, रीजनिंग में ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। तो वो काम अब कंप्यूटर्स कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। यू और क्यू के पेयर में कोई डाउट किसी को भी? यू और क्यू का पेयर सबको क्लियर है? चलो आगे कुछ कुछ और पेयर्स बनाते हैं। यहां पे लिखा हुआ था ये जो एडवांसमेंट है इससे मेडिकल फील्ड के अंदर काम और अच्छा हो जाता है। अब पी का पेयर बनाते हैं। ये जो एडवांसमेंट है इससे मेडिकल फील्ड के अंदर काम अच्छा हो जाता है, तो इसका मतलब पी से पहले कहीं मेडिकल फील्ड की बात आ रही होगी कि मेडिकल फील्ड में कुछ अच्छा हो रहा है। पी में लिखा हुआ था इन कामों से मेडिकल फील्ड में काम अच्छा हो जाता है, इसका मतलब इससे पहले कोई ऐसे स्टेटमेंट आएगा जहां पे मेडिकल फील्ड में क्या क्या अच्छा हो रहा है वो बात हो रही होगी। चलो देखते हैं। क्यू में तो नहीं हो रही, यहाँ पे तो हेल्थ केयर और बिजनेस सेक्टर दोनों की बात हो रही है, मेडिकल फील्ड की अकेले नहीं हो रही। एस में हो रही है हेल्थ केयर की बात, तो इसका मतलब एस और पी का पेयर है। कोई परेशानी एस और पी के पेयर में? चलो, यहाँ पे बात हो गई हेल्थ केयर की या मेडिकल फील्ड की, साथ के साथ बिजनेस में भी, साइमल्टेनियसली भी साथ के साथ। तो इसमें होता है साइमल्टेनियसली, साथ के साथ बिजनेस में भी हो जाता है। तो हेल्थ केयर में तो होता ही होता है, साथ के साथ बिजनेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर देता है। इसका मतलब एस और पी और फिर एक कनेक्टर लगाया साइमल्टेनियसली और फिर लगा दिया टी, तो एसपीटी हो गया। एसपीटी। आर तो फाइनल स्टेटमेंट है, आर ने तो पूरे पैसेज को की समरी दे दी कि इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों में मदद करता है। तो आर क्या है? पूरे पैराग्राफ की समरी है, तो आर लास्ट में आया। तो एसपीटी कहाँ आया यहाँ पे? तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? फाइनल सीक्वेंस इज यू क्यू एस पी टी एंड आर। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो फ्लो चार्ट बना ले। अब पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म लिखी हुई थी, यू में। फिर यहाँ पे कुछ टास्क की बात हो रही थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है।
वहां पे उन टास्क का नाम दे रखा था कि इन टास्क में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर की बात हो रही थी और फिर यहाँ पे लिखा हुआ था दीज एडवांसमेंट्स, मेडिकल की बात हो रही थी। मेडिकल फील्ड हेल्थ केयर फील्ड दोनों सेम हो गई। उसके बाद साइमल्टेनियसली कनेक्टर लगा हुआ था, लिखा हुआ था बिजनेस में भी हेल्प हो जाती है, और लास्ट में 10 लिखा हुआ था और पूरे की समझ ली। तो फाइनल सीक्वेंसेस व्हाट? फाइनल सीक्वेंसेस UQSPTR, SPTNR। कोई परेशानी किसी को? सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? Q। सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? R। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? UQS था। 3 कॉन्जिक्यूटिव क्या था? UQSPTR। SQR नहीं है, QTP भी नहीं है, PTR है, RQT नहीं है, SQP नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज U। समझ आए सभी को? कोई भी परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? चलो अब क्या करेंगे? अब एक पैराजंबल मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, तो ये सभी के लिए होमवर्क का पैराजंबल है। इसको सभी के सभी लोग करके लाएंगे और इसको हम मंडे की क्लास में डिस्कस करें। सो दिस इज अ होमवर्क पैराजंबल फॉर ऑल ऑफ यू। सभी लोग करके लाएंगे, सबसे एक्सपेक्ट करूंगी करके लाएंगे। यस, परफेक्शन 2.0। आज मैंने आप सभी के लिए पैराजंबल्स की क्लास ली है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, Day 1, Day 2, Day 3 ऐसा हो सकता है 5 दिन तक भी ऐसा लगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, परफेक्शन बैच में मैक्सिमम लोगों के साथ होगा। बट जैसे जैसे आप रेगुलरली आते हुए जाओगे आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। तो बस आपको, आपका दिल दिमाग मन बहुत बार कहेगा रुक जाता हूं, नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूं, बट आपको छोड़ना नहीं है। बस रेगुलरली आते हुए जाना है। जैसे जैसे रेगुलरली आओगे, एडिटोरियल को रेगुलरली करोगे, परफेक्शन को रेगुलरली करोगे, अपने आप चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए। और डेडिकेशन क्या? कि चाहे मेरा ब्रश ना हो दिन में, चाहे मैं 5 घंटे ही सो लूं, बट ये दोनों मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ये डेडिकेशन मुझे सबसे चाहिए। ठीक है, चलो इसका वोकैब डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। तो वोकैबुलरी वाला डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लेना। तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ यूज हुए थे सबका मीनिंग आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो आपको नोट करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्लास में सिर्फ समझने में फोकस करना है। हाँ, अब जो बच्चे पूछ रहे थे मैम इंग्लिश कमजोर है कैसे करना है, तो बेटा परफेक्शन बैच में एनरोल कर लो। परफेक्शन बैच में रेगुलरली आना स्टार्ट करो। इस बात की गारंटी है कि अगर आप परफेक्शन बैच में रेगुलरली आ गए तो आपकी इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बट उसके लिए आपको आना पड़ेगा। परफेक्शन 2.0 का बैच है, उसी के अंदर आपको तीनों बैचेस मिलेंगे, जिसमें आपको परफेक्शन प्रैक्टिस बैच मिलेगा, ग्रामर ग्रंथ बैच मिलेगा, परफेक्शन मॉक टेस्ट मिलेगा। तो तीनों के तीनों बैचेस आपको परफेक्शन बैच 2.0 के अंदर ही मिल जाएंगे। कोड आप लगाओगे, अभी भी 30% का डिस्काउंट चल रहा है। कोड आप लगाओगे NB30 तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये जो आपका ऑफर है, ये आज कौन सी तारीख है? 24 है ना? हाँ, तो ये जो ऑफर है आपको सैटरडे है, संडे रात 12 बजे तक ही मिलेगा। उसके बाद मंडे से आपकी सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज परफेक्शन बैच में हम ग्रामर ग्रंथ बैच में क्लास करेंगे, तो जितने लोग ग्रामर वीक है वो ग्रामर ग्रंथ में आ जाना 9 बजे। जिन बच्चों ने परफेक्शन लिया हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो ले लेना, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करना स्टार्ट कर देना। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दो। टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर देगी। नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमें पूछ सकते। ठीक है, जितने बच्चों का SBI क्लर्क मेंस का एग्जामिनेशन है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड डरना मत, आपने सब कुछ किया हुआ है, मैक्सिमम चीजें आपको आती हैं, बस वो समय है अपने एफर्ट्स को दिखाने का। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे @मैम निमिषा या फिर @निमिषा। प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल।